अपना सब जन का हमार डॉक्टर आरती तिवारी के राम राम। और अपना सब जन के आप सब जन के आज बीएस टीवी के एक खास प्रस्तुति में जेकर नाव है विंध्य केर उत्कर्ष। सब जन के स्वागत करी थे, वंदन करी थे, अभिनंदन करी थे। जैसन कि अपना सब जन सुने लागे विंध्य केर उत्कर्ष नाव से जाहिर है कि विंध्य और विंध्य के उत्कर्ष आज ये कार्यक्रम में हम पचे चर्चा करब। लेकिन उससे पहले हम विभिन्न सत्रन के शुरुआत करी ये जान ले बहुत आवश्यक है कि आखिर यह कार्यक्रम के करे के आवश्यकता आज यन काहे पड़ी। विंध्य के बात आवत ही तो जहन में उकरत ही विंध्य के सुरम्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य के अटखेलन करित ओ नदी, वनाच्छादित भूमि जिनकर नैसर्गिक सुंदरता बखान करे तो शब्द कम पड़ जाही। विंध्य की जब बात आवत ही तो बीरबल के विद्वता हम पजे कैसन भुलाए सकी थे। तानसेन के सुरन का कैसन पीछे छोड़ा जा सकत है। ये क्षेत्र कालांतर से सफेद बाघन के खातिर प्रसिद्ध है और आज परिणति के रूप में विंध्य में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी अपना सब जने आज सफेद शेर जाए के हुआ देख सके थे। एक अलावा पौराणिक काल से हियन के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि एक ठे लाजवाब विरासत रही है। एक ठे और बात कहब कि हियन के सियासत, जी हाँ, हियन के सियासत खूब चर्चा में रही। केंद्र से होए चाहे अपने विंध्य में होए, हमेशा सियासत राजनीति के केंद्र रहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करी थे तो विंध्य के चर्चा हो लागी एक चहुमुखी विकास के नेता। कौनो क्षेत्र जई आज विंध्य के विकास एक पर्यायवाची बन चुका है। चाहे हम बात करी सड़कन के, चाहे हम बात करी रेल के, चाहे हम बात करी हवाई मार्ग के, हियन के औद्योगिकरण में नई नई राह, नए नए पट खुलन जा लागे और विंध्य के उत्कर्ष के कहानी बयान करत लागे। और अगर हम यह कही कि एकर अतिशोक्ति न हो यह कहे में कि एकर चर्चा चहुओर फैल चुकी है, तो चली आज इन्हीं आयामन के बारे में, विंध्य के उत्कर्ष के बारे में हम पचे चर्चा करब। विंध्य के कई ठे राजनीतिज्ञ हमरे बीच में यह संवाद कार्यक्रम में आई ही, कई ठे गणमान्य जन, बुद्धिजीवी के सानिध्य आज हमका यह कार्यक्रम में जो प्रस्तुत कर लागे बीएस टीवी खास प्रस्तुति आए बीएस टीवी के और कार्यक्रम के नाव आए विंध्य केर उत्कर्ष। बिना कौनो देरी के हम पचे सीधे यह कार्यक्रम की ओर बढ़ी थे। लेकिन ई चार लाइन कहे बिना हमका लागत है कि विंध्य केर चर्चा कहो कम रही। वह कहा चाहब तो जिस धरती में फूटे विद्वता और सुर, जिस धरती में फूटे विद्वता और सुर, जहां गूंजी सफेद बाघों की दहाड़, वो दिल में समेटे है संस्कृति भी, सियासत भी। उसका गहना है नदियां, जंगल और पहाड़। आइए सदियों के विकास का निष्कर्ष देखते हैं विंध्य, और विंध्य का उत्कर्ष देखते हैं विंध्य, और विंध्य का उत्कर्ष देखते हैं। आज के कार्यक्रम में हम अपना सब जन का पुनः राम राम कही थे, अपना सब जन के खूब खूब स्वागत करी थे, वंदन करी थे और अभिनंदन करी थे। और आइए हम सब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत में हम कार्यक्रम में उनका बुलाओ जे हिंदी के पहल नाटक आनंद रघुनंदन के बघेली रूपांतरण करें। जी हाँ, बहुत आदर से, बहुत सम्मान से नाटककार हम योगेश त्रिपाठी जी का आमंत्रित करी थे मंच पर उआमा, और उनसे संवाद कार्यक्रम बढ़ावे के खातिर हम आदर से, सम्मान से आदरणीय प्रवीण दुबे जी का एडिटर इन चीफ बीएस टीवी आमंत्रित करी थे कि यह कार्यक्रम का निरंतरता प्रदान करा, ये कार्यक्रम का आगे बढ़ावा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करी थे बीएस टीवी के एक खास प्रस्तुति में सर्वप्रथम
नाटककार योगेश त्रिपाठी जी से जे संवाद कार्यक्रम का आगे बढ़े ही हम सबके बीच में एडिटर इन चीफ BS टीवी आदरणीय प्रवीण दुबे जी। तो इतनी सारी भूमिका जो हमारी सहयोगी एंकर उन्होंने बना ही दी, तो जाहिर बात है कि अगर मैं उसे आगे बढ़ाऊं तो दोहराव हो जाएगा। सीधे मुद्दे पे ही बात करते हैं। एक बहुत विद्युता वाली जो एक शख्सियत है वो हमारे बीच बैठी है। बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब आपका। जैसे उन्होंने कहा शुरुआत उसी से कर लेते हैं। आनंद रघुनंदन का उन्होंने जिक्र किया। बघेली में आपने और भी जो पुराने नाटक हैं उनका बघेली में रूपांतरण किया है? नहीं, पुराने ऐतिहासिक नाटकों का तो अभी नहीं किया है जी। और हैं भी बहुत कम है, और जो भी हैं भी तो वो बहुत शुद्ध रूप से नाटक नहीं माने जा सकते। एक है ध्रुवाष्टक। ध्रुवाष्टक जो महाराज विश्वनाथ सिंह का ही लिखा हुआ है, उसका नाट्य रूपांतरण भी किया है और रेडियो में 20 कड़ियों में उसका एक सीरियल प्रसारित हुआ, लेकिन मंचन के लिए अभी नहीं कर पाया हूँ और ना वो कोई डायरेक्टर उसके लिए तैयार हुआ। कादम्बरी का भी, अगर मैं गलत नहीं जी हाँ, कादम्बरी का भी मैंने किया है, पर कादम्बरी ओरिजिनली संस्कृत ग्रंथ था और गद्य ग्रंथ था। तो हम यही मानते हैं कि वो हमारे ये सीधी ज़िले में वो स्थल है जहाँ पर वो लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में। उसका किया है मैंने, उसका मंचन हुआ है, कई लगभग 10 मंचन हुए उसके भी। अच्छा, ये जो आपकी कृतियों पर बात करें उससे पहले एक बड़ा जिसको लेके हम अक्सर देखते हैं कि एक टकराव के से भी हालात बनते हैं, विमर्श भी बेशक उसको लेके होता है, और कई बार सहमति और ऐसे लगते हैं कि दोनों अनुगामी हैं। वो ये है कि टेलीविज़न थिएटर खा रहा है, या फिर जो इस तरह के जो सोशल मीडिया में जिस तरह से अभी शुरुआत हुई, थिएटर के प्रति रुझान कम हुआ है क्या लोगों का, चूँकि आपकी विधा वही है? आपका कहना कुछ हद तक सही है। ऐसी विचारधारा लोगों में आई है कि थिएटर खराब हो रहा है या नष्ट हो रहा है, कम लोग आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये आप ज़मीन पे आएँ तो देखें तो बहुत सारे युवा थिएटर के फील्ड में आ रहे हैं। और पहले एक ही संस्थान हुआ करता था, NSD, जो दिल्ली में था प्रशिक्षण के लिए, और BNA था लखनऊ में। लेकिन उसके बाद ऐसी पॉलिसी बनी गवर्नमेंट की कि अब कई राज्यों में NSD के ही पैटर्न पर राज्य प्रशिक्षण संस्थान, ड्रामा स्कूल्स खुल चुके हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ 30-35 सीट्स होती हैं, लेकिन हज़ारों में लोग वहाँ अप्लाई करते हैं, आते हैं, और वो फिर फील्ड में जाकर वहाँ अपना अध्ययन करके फील्ड में जाते हैं और वहाँ अपना ग्रुप बना के और सारे लड़कों को शामिल करते हैं, और थिएटर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और थिएटर को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। हम अगर कोई फिल्म बनाना चाहें, कोई अगर रंगकर्मी फिल्म में काम करना चाहे तो वो अपने लेवल पे तो नहीं कर सकता, उसके लिए पूंजीपतियों की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंसर की। तो इन सब से थिएटर जो है स्वतंत्र है। अगर हमें हॉल भी नहीं मिल रहा है तो हम सड़क किनारे कर सकते हैं, हम किसी भी छोटी जगह में भी कर सकते हैं, इसलिए थिएटर को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसे हम अगर देखें बहुत और पीछे, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और हालांकि मैं आपकी विधा का नहीं हूं तो हो सकता है कि उतना अधिकार से मैं सवाल भी नहीं कर पाऊं, लेकिन फिर भी एक दौर था कि भाई ओमपुरी, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन साहब वाला, और अभी आगे तक हम आशुतोष राणा तक ले आते हैं उस दौर को, जो थिएटर से निकले या NSD से निकले, इन्होंने छोड़ा नहीं, वो अभी भी मंचन कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि चूंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जो बॉलीवुड में सक्सेस हो जाती है, जिन्हें वो भले ही उनकी पृष्ठभूमि NSD की रही हो या किसी ड्रामा स्कूल की रही हो, लेकिन वो थिएटर से तौबा कर लेते हैं। ऐसी आपको लगता नहीं है इस बात से? हाँ, कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने थिएटर बाद में नहीं किया, थिएटर से निकल कर बॉलीवुड में पहुँचे, वहाँ नाम कमाया, और थिएटर के लिए वो अपना समय नहीं दे पाए, लेकिन उनके मन में अफसोस भी रहा, क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ से निकलता है उसके लिए प्रेम जो है उसके मन से कभी भी निकलता नहीं है, वो जाता नहीं है। तो यहाँ तक कि नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और अनुपम खेर, ऐसे लोग जो बहुत बिजी रहे अपनी लाइफ में, तब भी थिएटर करते रहे। तो ये कहना तो गलत है, लेकिन एक समय ऐसा था कि थिएटर की शिक्षा लेने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद, थिएटर भूल कर वो सीधे बॉलीवुड चले गए और वहाँ अपना नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लग गए। तो
उस समय आलोचना का विषय ये बना था कि आप थिएटर से उपजे हैं और उसको भूल के आप वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब ये धारणा बदल गई है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि पैसा तो सबको चाहिए। जो थिएटर कर रहा है वो कभी भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जो कि अपने पूरे जीवन को बिता सके, परिवार पाल सके, इतना नहीं कमा सकता जब तक कि वो कुछ और भी बिजनेस ना करे। हाँ, प्रोफेशनल थिएटर एक अलग विधा है, पर उसमें भी टिकट लेके दर्शक तभी आता है या कि उसका उस पर्टिकुलर उस प्ले का बहुत बड़ा नाम हो जाए, या कि उसमें ऐसे कैरेक्टर, ऐसे एक्टर्स उसमें हों जो बहुत नामी हों। अब जैसे आशुतोष राणा एनएसडी से निकले, उस समय उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज आशुतोष राणा के हमारे राम देखने के लिए 5-5 हज़ार का टिकट लगता है। तो ये जब उस आर्टिस्ट की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो काउंटर पर टिकट भी महंगे से बेच सकते हैं वो। अच्छा, हर कृति के लिए, चाहे कोई भी लेखक हो, कोई नाटककार हो, कोई कवि हो, वो कहते हैं फिर आप अपने अनुभव कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर है वही फिर वो लफ्ज़ों की शक्ल लेके और फिर कागज़ में उकेरे जाते हैं। ये जो चौथी सिगरेट वाला जो आपका नाटक है, इसकी प्रेरणा कहाँ से, और फिर इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल भी करूँगा जी। चौथी सिगरेट की प्रेरणा एक विचार से हुई कि आदमी को क्या चाहिए, या कि धन चाहिए या कि यश चाहिए। जिसके पास धन है वो एक समय आता है कि उसको ये लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई बुद्धिजीवी नहीं मानता, मुझे कोई पढ़ा लिखा नहीं मानता। यश भी मिले, और जिसके पास यश है, सरस्वती हैं जिनके पास, वो लक्ष्मी के लिए तरस रहे हैं। तो ये मेरा अंदर का विचार ऐसा आया कि क्यों ना इसी विचार को लेके एक ताना बाना बुना जाए कि आखिरकार आदमी चाहता क्या है। तो बस इसमें ऐसी एक कथा है कि एक बड़ा लेखक है और उसका पुराना एक मित्र है जो उद्योगपति है। ये दोनों अचानक मिलते हैं 30-40 साल बाद। वो छप रहा है अखबारों में, लेकिन उद्योगपति मित्र को ये नहीं पता कि वो अभी भी पुराने जर्जर मकान में रह रहा है और किसी तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है। वो देख के चौंक जाता है, और जो उद्योगपति है वो शानदार है, तो उसके मन में एक पुरानी गांठ भी रहती है। वो दोनों मिलते हैं उसके घर में, लेखक के घर में, और वहाँ पता चलता है कि उसकी 50 पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं जो प्रकाशित नहीं हुई हैं। कोई प्रकाशक उन्हें प्रकाशित नहीं कर रहा है, और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने से प्रकाशन करवाए। तो वो सौदा करते हैं कि मैं ये तुम्हारी पांडुलिपियाँ अपने नाम से प्रकाशित करूँगा, लेकिन इसके बदले जो भी पैसा मिलेगा वो सब का सब मैं तुम्हें दूंगा। और ये सौदा तय हो जाता है। उसकी एक किताब पर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराता है और विदेशी पब्लिशर से, और जब उसको बुकर प्राइज़ भी मिलता है, 40-50 लाख रुपए, करोड़ों रुपए आते हैं, और वो सब दे देता है उसको। अब जब बुकर प्राइज़ उस उद्योगपति के नाम से मिलता है तो चारों तरफ आप जैसे लोग, मीडिया पर्सन्स, उसको घेरते हैं कि भाई आप तो अभी तक कभी सुना नहीं कि आप इतने बड़े लेखक हैं, और आप हैं पूंजीपति, और आपकी किताबों में है मज़दूर की विडंबना, मज़दूर का दुख। ये कब से आपके मन में उपजा? ये किताबें वाकई आपने लिखी हैं? इस तरह के सवाल जब उसको घेरने लगे तो वो उसकी नींद गायब हो गई। उसको लगने लगा कि मैंने तो इतनी चोरियां की हैं, इनकम टैक्स चुराया, रिश्वत दी लोगों को, लेकिन कभी इतना अपराध बोध नहीं हुआ। लेकिन अब उसके मन में ये भी एक दंश था कि एक इतने अच्छे योग्य मित्र के अधिकारों का मैं हनन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो उसकी मदद कर सकता था बिना ये सौदा किए भी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, और मैंने ऐसा किया। आफ्टर ऑल वो आता है और वो कहता है कि मैं एक ये आपका जो सबको बुला के सार्वजनिक रूप से मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि वो सारी कृतियाँ तुम्हारी हैं, न कि मेरी, और मैंने ये ऐसा सौदा करके ये किया था। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी न करना, वरना अब तक का रचा हुआ समूचा साहित्य कटघरे में खड़ा हो जाएगा। कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा कि इसने स्वयं लिखा है या किसी से लिखवाया है। ये उसकी कथा है। चौथी सिगरेट नाम ये है। वो जो गरीब लेखक था वो एक ही सिगरेट को, चूँकि उसके दोस्त लोग 4-4 सिगरेट पिया करते थे दिन भर में, तो उसको भी शौक़ हुआ कि मैं भी पीऊँ।
लेकिन उसकी सामर्थ्य नहीं थी, तो एक ही सिगरेट को निकालता बार बार, सूंघता और फिर से रख देता, और अंत में आखिरी बार में वो उसको पीता। वो था चौथी सिगरेट। तो चौथी सिगरेट उस अतृप्त वासना का प्रतीक है, महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। बहुत उम्दा। और आपकी जवाब का ही एक सिरा मैं लेके आगे चलता हूँ। आपने चोरी का जिक्र किया, तो ये घोस्ट राइटिंग जो है, आपको लगता है कि अभी भी हो रही है या करते हैं लोग, साहित्य में भी और बाकी जगह भी ये चलन में होगी? बिल्कुल है। मैंने सुना है, कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि जो बड़े बड़े गीतकार बॉलीवुड में हैं, उनकी पूरी टीम होती है, राइटर्स की टीम होती है। वो उनको जो एग्रीमेंट होता है इस सिचुएशन पे गीत लिखना है, वो दूसरों से लिखवाते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का सुधार करके वो अपने नाम से देते हैं। तो ये घोस्ट राइटिंग है, बहुत सारी जगह मजबूरी में लोग करते हैं, बहुत सारी जगह पे दबाव देकर। कई शिक्षा जगत में भी कई प्रोफेसर्स छात्रों से लिखवाते हैं बहुत सारी चीज़ें और अपने नाम से उसे सेमिनार वगैरह में दाखिल करते हैं। तो घोस्ट राइटिंग अभी भी चल रही है। अच्छा, अमूमन ये मतलब ये स्थापित तथ्य नहीं है, मैंने इस तरह से मैं बोलूँगा भी नहीं जजमेंटल तरीके से, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जो लेखकीय रुचि वाले लोग होते हैं, जो इस लेखन की विधा से जुड़े हों, चाहे जिस भी नाटक व कविता या बाकी कुछ साहित्यकार, वो थोड़े से शाय होते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं। वो ज़्यादा लिख बहुत अच्छा लेते हैं। अभिनय या की अगर बारी आए तो वो उन्हें लगता है कि नहीं करना। आपने एक फिल्म की है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में बताइए। वो एकमात्र संयोग था। एक मित्र ने फ़ोन किया। दरअसल उनको पहले चाहिए था पी चिदम्बरम के रोल में। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर सबको मालूम है कि अब नटवर सिंह के रोल में, नटवर सिंह के रोल में मैं था, और वो मनमोहन सिंह के जीवन पर वो बनाया गया था कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री के रूप में पीएमओ में बैठकर कैसे वो शिकंजे में कसे हुए थे और कितनी मजबूरी की स्थिति में थे, कितनी दयनीय स्थिति में थे। तो उन्हीं के जो मीडिया सलाहकार थे संजय बारू, उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी और उसी को बेस करके ये फिल्म बनाई गई थी। तो इसमें प्रोड्यूसर वगैरह उन्होंने तय किया था कि जो इसमें अन्य कैरेक्टर्स हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स, पीवी नरसिम्हा राव हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, नटवर सिंह हुए, पी चिदम्बरम हुए, ऐसे सारे कैरेक्टर्स को हम डिफरेंट फील्ड्स के रिनाउंड लोगों को बुलाएं, जिनका चेहरा थोड़ा बहुत मिलता रहे। ऐसे ही नहीं कि स्ट्रगलर्स को या कि उनको बुलाएं, भले उनसे एक्टिंग दोयम दर्जे की आती हो, उनको बुलाया जाए। तो उन्होंने सर्च किया, मेरा चेहरा उन लोगों की नज़र में पी चिदम्बरम से मिल रहा था। पी चिदम्बरम के लिए मुझे कॉल आया कि आप अभी तुरंत आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं वहाँ दिल्ली के आसपास नहीं हूँ, वहाँ इम्पीरियल होटल में उसकी शूट हो रही थी। तो यहाँ पे जब फ़ोन आया तो वो जो एक मुझे जानने वाला व्यक्ति था बोला कि दादा आप आ जाइए, बहुत अच्छा बैनर है और पैसा भी मिलेगा, तो आप आ जाइए, बुक करिए, बनारस से फ़्लाइट से आ जाइए, सब मिलेगा यहाँ पे, सब देंगे। बहरहाल मैं फिर गया वहाँ पे। तो पी चिदम्बरम के लिए मेरा ऑडिशन हुआ था, उसमें मेरा अंग्रेज़ी का जो एक्सेंट था वो अच्छा नहीं लगा उनको। 2 बार 3 बार किया, आधी रात तक मैं करके भेजता रहा, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं। फिर नटवर सिंह के में अचानक उन्होंने बुला लिया, तो नटवर सिंह के लिए फिर मैं गया इम्पीरियल होटल, वहीं पे ड्रेस वगैरह। अब मैं घबरा रहा था कि मुझे डायलॉग तो दो, बाद में पता चला डायलॉग है ही नहीं। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जिनके डायलॉग उन्होंने रखे ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ डमी के रूप में ऐसे रख लिया था। फिर एक शूट में वहाँ कई एक्टर्स से मुलाकात भी हुई जो मेरे जैसे ही बिना संवाद वाले बैठे थे, और वो सब रिनाउंड थे। वो कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया है, उनको उन्होंने पकड़ लिया था। अब उसमें सबसे शायद मैं ही छोटा था जिसका नाम सबसे कम था। तो वहाँ पे एक सीन का जब शूट हो रहा था, वो मेरी समझ नहीं आ रहा था, अनुपम खेर और जो नायक हैं उसके अक्षय खन्ना, तो इन दोनों को 3-4 रीटेक लेने पड़े मेरे कारण से। मुझे बड़ी खीज हो रही थी
फिर वो कैमरामैन बोला कि नहीं नहीं ऐसा, वो पीछे से चाह रहे थे कैमरा पीछे, वो चाहते ही नहीं थे कि इन लोगों के चेहरे बहुत दिखें दर्शकों को, वो ये चाहते ही नहीं थे। वहाँ जाके अफसोस हुआ कि मैं क्यों आ गया यहाँ पे। जब आ ही गया तो फिर पीछे से कैमरा है, वो देख रहे हैं कि अक्षय खन्ना और अतुल सिंह, इनके चेहरे तो आ रहे हैं, उधर से पीएम साहब सीढ़ी चढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं नमस्कार करता हूँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलना है, तो नटवर सिंह विदेश मंत्री हैं, इन लोगों की प्लानिंग है, पीएमओ की प्लानिंग है कि नटवर सिंह उस मीटिंग में न जा पाएँ। अब वो विदेश मंत्री हैं, वो तो ड्यूटी मान रहे हैं कि मुझे तो जाना ही है, तो वो बढ़िया तैयार होके वहाँ खड़े हैं कि मैं जाऊँगा। और जैसे ही पीएम साहब अंदर घुसते हैं तो जो अतुल सिंह हैं उनके सेक्रेटरी बने हैं कुछ मणि, तो वो कहते हैं नटवर सिंह, एक कागज़ दिखाते हैं। नटवर सिंह चौंकता है कि क्या हो गया, और कुछ समझ में आया इसके पहले पीएम साहब अंदर चले गए, गार्ड्स खड़े हैं, दरवाज़ा बंद हो गया, ये नहीं जा पाए। ये एक इतिहास है, उस किताब में ऐसा लिखा है कि ऐसी घटना हुई थी। तो उसे मैं फिर आखिरकार उनको कैमरा आगे ले आना पड़ा, अब वो तो उसको शूट हुआ। मतलब मैं ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि पहला और शायद लास्ट ये मौका मिला कि एक अच्छी फिल्म में मुझे मौका मिला, और उसका जो अनुभव हुआ वो बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा, लास्ट बोल रहे हैं, मतलब अब आप अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो नहीं जाएंगे? नहीं, संभवतः लास्ट, आज संभवतः लास्ट। कोशिश नहीं करूँगा। कोशिश नहीं करेंगे, अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे आप उसके लिए। एक वक्त था, अभी भी हालांकि कई सारी फिल्में आती हैं अपवाद के तौर पर, जिन्हें हम मेंशन करते हैं, चिन्हित करके रख लेते हैं कि साहब ये इसमें मैसेज है। आजकल का जो फिल्में लिखी जा रही हैं उसे कैसे आप देखते हैं? मतलब कई फिल्में देख के, मतलब मैं आपके जैसे कहा कि भाई आपकी तरह आपकी विधा का पारंगत व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझ जैसा अल्पज्ञ व्यक्ति भी जब थिएटर से निकलता है तो लगता है कि पान दुकान में खड़े खड़े लिखी होगी क्या ये स्क्रिप्ट। मतलब कई ऐसी बकवास फिल्में भी लिखी जा रही, तो इस बदलते दौर को कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, आपका कहना सही है, लेकिन कुछ अच्छी भी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ नए विषयों पर फिल्में बन रही हैं, जिन विषयों पर आज तक अभी तक फिल्में नहीं बनी थी। मैं उदाहरण अभी नहीं दे सकूँगा। तो सब्जेक्ट्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन व्यावसायिक दबाव इतना ज़्यादा होता है कि कुछ फार्मूला है जिसका उपयोग वो कर लेते हैं अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट में भी, जैसे ड्रग्स है, सेक्स है, गालियाँ हैं, आइटम नंबर्स हैं। ये व्यावसायिक दबाव होता है कि अच्छी से अच्छी फिल्म में भी, माने अच्छे सब्जेक्ट की फिल्म में भी वो इसको कहीं ना कहीं से डालेंगे। तो जहाँ तक भाषा का सवाल है, उसके लिए तो मेरे मन में भी भयानक आपत्ति है, बहुत ज़्यादा आपत्ति है कि अभी तक ये कहा जाता था कि साहित्य मार्गदर्शक है, समाज का दर्पण है। आज सिनेमा को भी आप साहित्य मानिए, क्योंकि अब पठन पाठन अब होता नहीं है, अब देखना होता है। तो फिर आया कि साहित्य समाज का दर्पण है, मतलब जो काम शीशा करता है, दर्पण करता है, वो काम साहित्य करता है। मतलब साहित्य का कैरियर हो गया नीचे, पहले मार्गदर्शक था, हाँ, उसके बाद वो दर्पण हो गया कि तुम जैसे हो मैं दिखा रहा हूँ। मतलब इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, मुझे तुम ही सृजित कर रहे हो एक तरह से। पर अब ये आ गया कि साहित्य फिर से मार्गदर्शक हो रहा है और पतन की ओर ले जा रहा है, साहित्य यानी सिनेमा। और सबसे बुरी बात यह है कि मैंने 1-2 नाटकों की स्क्रिप्ट देखी, नाटक में भी गाली गलौज आ रहा है। अभी तक नाटक में नहीं था, लेकिन उसमें भी आ रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है। एक और चीज़, होमोसेक्सुअलिटी, इस चीज़ को भी बहुत प्रचारित किया जा रहा है, बहुत उनके बराबरी का सम्मान देने के बहाने इसको अतिरिक्त रूप से प्रचारित किया जा रहा है, जो मेरी समझ में उचित नहीं है। अच्छा, आपने ट्राइबल पे भी लिखा है, शबरी पे भी आपने लिखा है। जी। ये इनका जो पुराना जो साहित्य है, इन लोगों ने गोंडी भाषा में जो लिखा हुआ खासतौर पे, वो उतना अभी आगे नहीं आ पाया। उस पर भी कुछ और आगे भी काम कर रहे हैं? जी हाँ, यह मध्य प्रदेश का जो जनजातीय म्यूज़ियम है, वो कार्यालय है, वो विभाग है, संस्कृति विभाग, इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है इस समय कि आदिवासी क्षेत्र की जो साहित्य है
वो सामने ले आके उसको सबके सामने ले आना है। और राम कथा पे अद्भुत कार्य हो रहा है इस समय। विभिन्न चरित्र जो हैं उन पे अलग अलग लीलाएं लिखी जा रही हैं। तो पूरी रामलीला में जो अन्य चरित्र हैं राम और सीता रावण के अलावा, उनका पूरा हम नहीं दिखा पाते, उनके चरित्र को पूरी तरह से निखार नहीं मिलता है। तो जब एक एक चरित्र पर लीलाएं लिखी जाती हैं तो वो सारे पक्ष उनके आ जाते हैं। तो संयोगवश ये काम मुझे मिला, मैं अभी भी कर रहा हूँ। 7 दिनों की एक परिष्कृत रामलीला उसकी स्क्रिप्टिंग की है, उस पर काम शुरू है। तो रामलीला का भी आप सबको मालूम है कि रामलीला देखने पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी और अच्छे अच्छे लोग भी रामलीला देखने जाते थे, परंतु अब ऐसा है कि पूरी रामलीला को शायद ही कोई देखता हो और उसमें भी तरह तरह की विकृतियां आ गई हैं। मनोरंजन देने का दबाव ज़्यादा आ गया है रामलीला में। तो जो रामलीला मंडली वाले लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जनता बैठी रहे। तो वो जो धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष है रामलीला के पीछे, वो हो गया है गौण। फिर बदले समय के अनुसार और विभिन्न जो वाद विवाद का फल ये हुआ कि हमारे आदर्श चरित्रों पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे। कुछ घटनाएं जो प्रक्षिप्त हैं ऐसी घटनाओं के बहाने कि राम ने तो ऐसा किया, ऐसे क्या, ऐसे सवालों के जवाब भी हमें उसमें देने हैं ताकि नई पीढ़ी सही राम कथा को जान सके, ठीक और समझ अंधों के हाथी की तरह परिभाषित नहीं करे, इस तरह से न परिभाषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। और हम बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दौर में और भी हम आपके नाटक भी पढ़ें भी और स्क्रीन पर भी देखें। और जो आपने अभी कहा कि भाई साहित्य मार्गदर्शक के तौर पे है, तो वैसे ही मार्गदर्शक आप बने रहे। बहुत शुक्रिया आपका BSTV से इस संवाद के लिए। धन्यवाद।